मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम की किताब से पाठ 12, जिसके शीर्षक का नाम है गुरु और चेला। ये कविता एक कहानी है गुरु और शिष्य की, गुरु और चेले की। तो आइए सबसे पहले हम शीर्षक का नाम लिखेंगे। पाठ 12 गुरु और चेला। पाठ 12 गुरु और चेला। इस पाठ की साहित्यिक विधा है कविता। साहित्यिक विधा, साहित्यिक विधा, साहित्यिक विधा है कविता और कवि का नाम है, कवि का नाम, कविता के कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1906 ईस्वी फतेहपुर सीकरी जिले के बिंदगी गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 फरवरी 1988 को हुआ था। इनको हम राष्ट्रकवि भी कहते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी को राष्ट्रकवि भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम कविता के सारांश को जानते हैं। कविता का सारांश क्या है? गुरु और चेला कविता एक कहानी है अंधेर नगरी की, जहाँ पर गुरु और शिष्य घूमने जाते हैं। वे देखते हैं कि वहाँ हर चीज़ एक ही कीमत पर बिकती है। नगरी में गुरु और चेला एक मुसीबत में फंस जाते हैं, लेकिन अंत में एक ऐसी अनोखी स्थिति बनती है जिसकी वजह से ये बच जाते हैं। कविता के भाषा पर हम ध्यान दें तो शब्दों और मुहावरों के प्रयोग में छिपी हंसी को पहचान सकते हैं। और अधिक हम जानेंगे कविता के काव्यांशों के अर्थ के द्वारा और उस स्थिति को भी जानेंगे कि किस तरह गुरु और शिष्य बचते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम कविता का सारांश लिखेंगे। पाठ का सारांश। गुरु और चेला, गुरु और चेला कविता एक ऐसी अंधेर नगरी की कहानी है, जहाँ हर चीज़ एक जैसी कीमत पर बिकती है।
ऐसी नगरी में गुरु और चेला एक मुसीबत में फंस जाते हैं पर अंत में एक ऐसी अनोखी स्थिति बनती है और वे बच जाते हैं। ये तो था पाठ का सारांश। तो आइए बच्चों, अब हम कविता को पढ़ेंगे और कविता के पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को कविता का सारांश बताया, तो आइए अब पढ़ते हैं हम कविता गुरु और चेला। गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था नधेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ जानेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने कहा क्या है। जैसा कि बच्चों सारांश में मैंने बताया कि कविता गुरु और चेला एक कहानी है, एक गुरु और शिष्य की। चेला का अर्थ होता है शिष्य। तो ये कहानी है गुरु और शिष्य की। दोनों के पास एक पैसा भी नहीं था, फिर भी वे घूमने निकले। चलते चलते वे एक राज्य में पहुंच गए। राज्य में पहुंचने पर देखा, वहाँ पर गुरु और शिष्य ने देखा, गुरु और चेले ने देखा कि वहाँ की सड़कें क्या थीं? चमाचम थी। चमाचम थी इसका अर्थ है चमक रही थी। वहाँ की सड़कें क्या थीं? चमक रही थीं। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। सड़क पर उन्होंने एक ग्वालिन को देखा जिसने अपने सिर पर गगरी रखे हुए थी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। गुरु ने ग्वालिन को रोककर पूछा कि ये कौन सी नगरी है और यहाँ के राजा कौन हैं, और यहाँ पर किसकी, जिसके सुयस का, सुयस मतलब प्रसिद्धि, मशहूर राजा, कि यहाँ के मशहूर राजा कौन है और यहाँ किसकी प्रसिद्धि का राज चलता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। इस पंक्ति में गुरु ने जब ग्वालिन से पूछा कि यह
नगरी कौन सी है और यहाँ का राजा कौन है। तो ग्वालिन ने क्या कहा, महाराज पंडित, आप यहाँ पर भले ही आ गए हो, लेकिन ये अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा निरा मूर्ख है और यहाँ पर सब कुछ टके सिर में मिलता है। इस पंक्ति में पधारे, पधारे शब्द का अर्थ होता है आए, अनबूझ, अनजान, मूर्ख। अंधेर नगरी का अर्थ होता है राज्य का अव्यवस्थित नियम व कानून। उसके बाद है टके। टके होता था पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में एक सिक्का होता था जिसको टका बोलते थे। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन। ग्वालिन की ऐसी बातें सुनकर कि यहाँ पर सब टके सिर में मिलता है, राजा मूर्ख है। अंधेर शब्द का तात्पर्य है कि कुछ भी अनर्थ हो सकता है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मुझे ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना है और मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को भी बस हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सिर हल्दी टके सिर जीरा, टके सिर ककड़ी टके सिर खीरा। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु जी ने जब सुना कि ये अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा मूर्ख है और यहाँ पर सब टके सिर मिल रहा है, ये सब सुनने के बाद गुरु ने फैसला किया, निर्णय लिया कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन ये सब बातें सुनकर भी चेला ने गुरु की बात नहीं मानी, शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी। गुरु जी चले गए और शिष्य अकेला रह गया। फिर एक दिन क्या हुआ, शिष्य उस नगर के बाजार को घूमने निकला। चला हाट को देखने आज मेला। हाट बाजार होता है, हाट का अर्थ बाजार होता है। एक दिन क्या हुआ, शिष्य राज्य का, नगर का बाजार देखने के लिए निकला। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, टके सिर हल्दी टके सिर जीरा, टके सिर ककड़ी टके सिर खीरा। वह हैरान रह गया यह जानकर कि यहाँ सब टके सिर में मिल रहा है, चाहे वह हल्दी हो, जीरा हो या खीरा हो। उसके बाद आगे की पंक्तियाँ, टके सिर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। टके सिर मिलती थी रबड़ी मलाई। जब शिष्य को, जब चेले को पता चला कि यहाँ पर सब टके सिर मिल रहा है, तो उसने क्या किया, खूब अपना रबड़ी मलाई खाया। आगे कवि कहते हैं कि सुनो और आगे का फिलहाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। कवि आगे कहते हैं कि अब आप मूर्ख राजा के अंधेर नगरी का ताजा हाल सुनाइए। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। तो उस समय क्या था, उस समय का हाल क्या था कि खूब ज़ोरों से बारिश हो रही थी, बादल चमक रहे थे, बिजली गरज रही थी। अब हम आगे की पंक्तियों के बारे में जानते हैं। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। उस अंधेर नगरी में बरसात के दौरान उस रात
इतनी अधिक बारिश हुई, इतनी भारी बारिश हुई कि राज्य की एक दीवार गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, और जैसे ही राजा को पता चला राजा तुरंत वहाँ पहुँच गए। और झपट का अर्थ होता है तुरंत, फौरन ही उन्होंने किसको बुलाया? संतरी को बुलाया और उससे डांट कर पूछा कि यह दीवार कैसे गिरी। कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। राजा के ये पूछने पर संतरी से कि दीवार कैसे गिरी, संतरी ने बताया कि महाराज साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही यह मेरा कार्य है या मैंने इसको किया है। यह दीवार कमज़ोर बनी थी, यह दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। यह दीवार पहले से ही कमज़ोर थी और दीवार मोटी और घनी नहीं थी, अर्थात मजबूत नहीं थी, इसलिए गिर गई। खता कारीगर की महाराज साहब न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। राजा के पूछने पर दीवार कैसे गिरी तो संतरी ने बताया कि यह दीवार मेरे गलती से नहीं बल्कि कारीगर की गलती से गिरी है। खता कारीगर की महाराज साहब, इसमें गलती कारीगर की है, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मैंने यह काम नहीं किया है। तो क्या किया गया उसके बाद? बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। इसके तुरंत बाद ही कारीगर को वहाँ पे बुलाया गया और उससे पूछा गया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता न कुछ मेरी। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा न की देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। जब संतरी ने अपनी सफाई दे दी कि यह मेरी गलती से नहीं बल्कि कारीगर की गलती से हुआ है, तो राजा ने कारीगर को बुलाया और राजा ने आदेश दे दिया कि कारीगर को तुरंत सजा दे दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। कारीगर ने बिना देर किए हुए कहा कि महाराज साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। जब राजा ने कारीगर को सजा देने को कहा तो कारीगर ने बिना देर किए हुए कहा, महाराज जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें भिस्ती की गलती है। भिस्ती का अर्थ होता है पानी भरने वाला मजदूर, पानी भरने वाला मजदूर जो पानी भरता है। तो कारीगर ने अपनी सफाई में कहा कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तो भिस्ती की गलती है। तो यह भिस्ती की गलती है, उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। उसने भिस्ती की गलती दे दी तो और कहा कि इसमें उसकी गलती है और उसकी भूल है। गफलत का अर्थ होता है भूल। उसने क्या किया है? गारा गीला कर दिया, इससे गारा गीला कर दिया, इससे दीवार कमज़ोर बनी और दीवार गिर गई। तो महाराज साहब ने क्या कहा? कहा राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। महाराज ने यह सुनते ही कहा कि भिस्ती को बुलाओ और उसको तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। कविता की इस पंक्ति में जब भिस्ती को बुलाया गया तो उसने अपने सफाई में क्या कहा
कि उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस मशक बनाने वाले की है जिसने यह मशक बनाया था जिससे मैंने पानी भरा था, कि ज़्यादा था इसमें पानी क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी आता था। भिस्ती ने अपने बचाव में कहा कि मशक होता है बच्चों चमड़े का थैला बड़ा सा, जो कि जानवरों के चमड़े से बनाया जाता था, बड़ा थैला जिसके द्वारा पानी भरा जाता था। तो भिस्ती ने क्या कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती मशक वाले की है जिसने मशक को बड़ा बनाया था, इसलिए उसमें पानी ज़्यादा आ रहा था। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। इसके बाद जब भिस्ती ने अपनी सफाई में कहा कि ये तो मशक वाले की गलती है, तो राजा ने मशक वाले को बुलाने को कहा और तुरंत ही मशक वाले को बुलाया गया। तो मशक वाले ने क्या कहा कि मशक वाले ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बड़े जानवर के चमड़े को हमको दे दिया मशक बनाने के लिए और हमने उस चमड़े को चुराया नहीं, पूरे चमड़े का पूरा थैला बना दिया, पूरा मशक बना दिया। तो इसमें क्या है, मंत्री जी की गलती है और उन्हीं की ही हिम्मत है, ये उनकी हिम्मत है। हिकमत का अर्थ होता है हिम्मत, तो ये मंत्री जी की हिम्मत है, उनकी गलती है, उन्होंने ऐसा किया है। इसके बाद क्या हुआ, भिस्ती बरी हो गया और मशक वाले को बुलाया गया। मशक वाले ने भी बड़ी चतुराई से अपना बचाव करते हुए अपना बचाव करते हुए कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मंत्री जी की गलती है, मंत्री जी की शरारत है और उन्हीं की ये हिम्मत है कि उन्होंने ऐसा काम किया है। इस तरह एक दूसरे ने अपनी अपनी सफाई पेश की। इसके बाद बच्चों इसके बचे हुए भाग को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वीडियो भाग 2 में। पाठ के भाग 2 में हम जानेंगे इस पाठ के बचे हुए कविता के अंशों के अर्थ को और कठिन शब्दों के अर्थ को। मुझे उम्मीद है वे कविता के भाग को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे कविता के बचे हुए भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।